हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम सब मिलकर जो है DSSB की आंसर की सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम 23 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसकी हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की सॉल्व कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम थर्ड शिफ्ट की आंसर की सॉल्व करेंगे इस पेपर की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 23 अप्रैल 2025 में हुए क्वेश्चन पेपर है, जो कि 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ था इवनिंग में। और ये म्यूज़िक टीचर का क्वेश्चन पेपर है। जिस कैंडिडेट का ये पेपर है उसकी जो है पहचान को यहाँ पर छुपा दिया गया है, हाइड कर दिया गया है। ये एग्ज़ाम जो है 23 अप्रैल 2025 को हुआ था 5 से 7 बजे के बीच में शाम को। म्यूज़िक सब्जेक्ट का है। नोएडा के सेक्टर 62 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसी को हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये रहा डिसिप्लिन 1 और इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो डागर घराना से संबंधित नहीं है। हैदर खान और बहरम खान, बाबा गोपाल दास पांडे, राधा कृष्ण और करताराम, या उस्ताद ज़कीरुद्दीन खां। तो राधा कृष्ण और करताराम जी जो हैं वो डागर घराना से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में है। मैं आपको बता दूं कि जिस कैंडिडेट का ये पेपर है उन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश विकल्प चुना होगा और उसके बाद आंसर देने के बाद उन्होंने उसको चेंज नहीं किया होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिखा रहा है। इसमें कोई बात नहीं है, मैं आपको इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंस ऑफ म्यूज़िकल साउंड कॉल्ड, यानी संगीत ध्वनि के विज्ञान को क्या कहा जाता है? एरो अकॉस्टिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या अकॉस्टिक? एरो अकॉस्टिक, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या ध्वनिकी? तो ध्वनि विज्ञान को अकॉस्टिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक 32 थाट प्रणाली में तीव्र मध्यम वाले डैश थाट हैं, 32, 10, 16 या 5? तो आधुनिक 32 थाट प्रणाली में तीव्र मध्यम वाले 16 थाट होते हैं और 16 ही थाट जो हैं वो शुद्ध मध्यम वाले होते हैं। ठीक है, तो 16 तीव्र और 16 मध्यम दोनों मिलकर जो है 32 थाट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोट कैन नॉट बी ओमिटेड इन द रागा? राग में कौन सा स्वर छोड़ा नहीं जा सकता? गंधार, ऋषभ, षडज या धैवत? तो राग में षडज स्वर को छोड़ा नहीं जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर संकेतन प्रणाली में सम के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर संकेतन प्रणाली में सम के लिए 1 के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मल्हार से जुड़ी मुख्य भावना या प्रवृत्ति क्या है? दुख, भक्ति, मानसून या खुशी? तो राग मल्हार से जुड़ी भावना जो है वो मानसून होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत पारिजात में डैश भाग हैं जिसमें 708 श्लोक हैं, 5, 6, 2 या 7? संगीत पारिजात जो कि पंडित अहोबल जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, तो इसमें जो है 2 भाग होते हैं जिसमें 708 श्लोक होते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम के भीतर स्वरों का आरोहण और अवरोहण डैश है? मूर्छना, प्रकरण, स्वर या प्रबंध? तो ग्राम के भीतर स्वरों का आरोहण और अवरोहण मूर्छना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? मिर्ज़ापुर में, कासगंज में, प्रयागराज में या मथुरा में? तो अमीर खुसरो का जिले का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन टू आइडेंटिफाई अ कंपोजिशंस मुखड़ा इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक?
इट मीन्स भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में किसी रचना की मुखड़ा की पहचान करने को क्या मतलब होता है। करने का क्या मतलब होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में किसी रचना के मुखड़ा की पहचान करने का क्या मतलब होता है। इट डिनोट्स द रिदम साइकिल, यह लय चक्र को दर्शाता है। इट सर्व एज द कंक्लूडिंग सेक्शन, यह समापन अनुभाग के रूप में कार्य करता है। इट इंडिकेट्स द इम्प्रोवाइजेशनल सेक्शन, यह तत्कालिक अनुभाग को इंगित करता है। या इट इज़ द मेन थीम ऑफ फ्रेज ऑफ द कंपोजिशन, या फिर यह रचना का मुख्य विषय का वाक्यांश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि यह रचना का मुख्य विषय का वाक्यांश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम गेय गान, अरण्य गेय गान, ऊहा गान या ऊह्या गान आर द पार्ट्स ऑफ डैश सामवेदा, कि ये चारों ही जो गान हैं वो सामवेद में किसके भाग हैं। तो ग्राम गेय गान, अरण्य गेय गान, ऊहा गान और ऊह्या गान ये सभी जो है गान संहिता के भाग हैं जो कि हमें सामवेद में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सिर्फ फर्स्ट या सेकंड में किसी में से पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधर्व लौकिक और मंदिर संगीत या अभिनव में बजाया जाने वाला संगीत था, जबकि डैश लौकिक मंदिरों या अभिनव के स्थानों के बाहर के जीवन से संबंधित था, देशी, भूगंधर्व, मार्गी या वैदिक। तो देशी संगीत जो था वो लौकिक, मंदिर या अभिनय के स्थानों के बाहर के जीवन को दर्शाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी गायन शैली किस गीति से संबंधित है, भिन्ना गीति, बेसरा गीति, गौड़ी गीति या शुद्धा गीति। तो ठुमरी गायन शैली जो है वो गौड़ी गीति से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश असम का सबसे लोकप्रिय संगीत है। तो आप सभी को पता है कि बिहू जो है वो असम का सबसे लोकप्रिय संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बाह्य ध्वनि किसी वस्तु को उसकी अंतर्निहित आवृत्ति पर कंपन करने का कारण बनती है तो क्या होता है। अनुनाद होता है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है या अवशोषण होता है। रेजोनेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या एब्सॉर्प्शन। तो जब कोई बाह्य ध्वनि किसी वस्तु को उसकी अंतर्निहित आवृत्ति पर कंपन करने का कारण बनती है तो वह अनुनाद कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरणन क्या है, निरंतर ध्वनि परावर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का एकल परावर्तन या एक प्रकार का संगीत पैमाना। तो अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन जो है वो निरंतर ध्वनि परावर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a precise dash made composition of the complex polyphonic works that the characterize western art music possible। जटिल पॉलीफोनिक कार्यों की एक सटीक रचना जो पश्चिमी कला संगीत की विशेषता को संभव बनाती है वो क्या है। भातखंडे नोटेशन, पाइथागोरियन स्केल, स्टाफ नोटेशन या पलुस्कर नोटेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, स्टाफ नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से राग और थाट के सही युग्म का चयन कीजिए। शंकर, बिलावल, रामकली, भैरव, श्री कल्याण, शुद्ध सारंग, कल्याण। तो शंकरा और बिलावल ये दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। शंकर जो है बिलावल थाट का ही राग होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथों में से एक संगीत रत्नाकर डैश द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी को पता है कि संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टू स्ट्रिंग्स आर ऑफ द सेम लेंथ द थिकर स्ट्रिंग विल हैव अ डैश पिच दैन द थिनर स्ट्रिंग, लाउडर, लोअर, फास्टर या हायर। यदि 2 तार समान लंबाई के हैं तो मोटे तार की पिच पहले तार की स्ट्रिंग से क्या होगी। तो दूसरे तार की जो स्ट्रिंग है वो पहले तार की अपेक्षा लोअर यानी निम्न होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। हम पहुंच चुके हैं दूसरे डिसिप्लिन पर, डिसिप्लिन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
In Western music, scale based only on semitones is known as natural scale, minor diatonic scale, equally tempered scale या मेजर डायटोनिक स्केल। पश्चिमी संगीत में केवल अर्ध स्वर पर आधारित स्केल को किस नाम से जाना जाता है? तो केवल अर्ध स्वर पर आधारित स्केल को टेम्पर्ड इक्वली टेम्पर्ड स्केल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ठेके से ताल की पहचान कीजिए। डैश डैश ना डैश डैश ना। एक ताल, दादरा ताल, झप ताल या कहरवा ताल? तो कहरवा नहीं होगा, झप ताल नहीं होगा, एक ताल नहीं होगा, ये हो जाएगा धा धी ना धा दू ना, यानी दादरा ताल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा शास्त्री हैज़ कंपोज्ड डैश कृतिज ऑन मीनाक्षी ऑफ मदुरै। श्यामा शास्त्री ने मदुरै की डैश मीनाक्षी पर कृतियों की रचना की है। 6, 7, 9 या 8? तो इन्होंने 9 कृतियों की रचना की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में मध्यम ग्राम के कितने तानों का उल्लेख मिलता है? 20, 14, 15 या 22? तो वायु पुराण में मध्यम ग्राम के 20 तानों का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राग देश का एक थाट है? बिलावल, काफ़ी, कल्याण या खमाज? तो खमाज राग जो है, खमाज थाट जो है वो देश राग का थाट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ स्मूथ ग्लाइडिंग? ये ग्लाइडिंग नहीं, ये स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग मूवमेंट बिटवीन 2 नोट्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 2 स्वरों के बीच सहज गति को क्या कहते हैं? मीड़, गमक, अलंकार या आलाप? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में 2 स्वरों के बीच सहज गति को हम मीड़ कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस द टिम्बर ऑफ अ म्यूजिकल नोट? वह प्राथमिक कारण क्या है, कारक क्या है जो किसी संगीत नोट की लय निर्धारित करता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट, नोट की आवृत्ति, नोट यानी स्वर की आवृत्ति। द ड्यूरेशन ऑफ द नोट, स्वर की अवधि। द एम्पलीट्यूड ऑफ द नोट, स्वर का आयाम। द हार्मोनिक कंटेंट ऑफ द नोट, यानी हार्मोनिक सामग्री, स्वर की हार्मोनिक सामग्री। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 4 हो जाएगा। स्वर की हार्मोनिक सामग्री जो है, अवस्था जो है, वो प्राथमिक कारक होता है जो किसी संगीत की लय को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन है, स्थायी राग के घटक हैं। राग को प्रकट करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? गमक, गंधर्व, वाग्यकार या आलप्ति? तो राग को प्रकट करने की क्रिया को आलप्ति कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। दादरा ताल में डैश खाली होती है? तो दादरा ताल में 1 खाली होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे डैश में तीव्रा ताल लिखने की विधि दी गई है। तो इसे आपको देख के पहचानना है कि ये किस विधि में ये ताल लिखी गई है। दुगुन में, चौगुन में, एक गुण में या तिगुन में? तो ये जो आप विधि देख रहे हैं ये दुगुन की लय में लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, दुगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट में, नूर्नबर्ग में, बर्लिन में या साल्जबर्ग में? तो मोजार्ट का जन्म जो है साल्जबर्ग में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व लौकिक मंदिर संगीत या प्रदर्शन संगीत था, जबकि डैश। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने इसको देखा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, देसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को पहचान कीजिए। द्वादश सप्तक, तार सप्तक, मंद्र सप्तक या मध्य सप्तक? तो तार सप्तक, मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक तो होता है, लेकिन द्वादश सप्तक कुछ नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, द्वादश सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म्स बेस्ट कैप्चर्स साउंड यूनिक क्वालिटी दैट सेट इज अपार्ट फ्रॉम अदर साउंड?
फ्रीक्वेंसी, टिम्बर, एम्पलीट्यूड या रेजोनेंस। कौन सा शब्द ध्वनि की अद्वितीय गुणवत्ता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जो उसे अन्य ध्वनियों से अलग करता है? आवृत्ति, टिम्बर, आयाम या अनुनाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमार इज सेट ऑफ धमार ताल ऑफ डैश बीट्स 10, 14, 12 या 16। धमार ताल कितनी मात्राओं का समूह है? तो 14 मात्राएं होती हैं धमार ताल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को महावीणा भी कहा जाता है। यह महाव्रत यज्ञ में इसमें 100 तार होते थे। गोधा वीणा, कड़करी वीणा, कांड वीणा या बाण वीणा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अभी आपने लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था सेकंड शिफ्ट में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा बाण वीणा। बाण वीणा या महावीणा इसमें 100 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल फरोदस्त के कितने विभाग हैं? 7, 8, 6 या 5। ताल फरोदस्त जो कि 14 मात्रा की ताल होती है और इसमें 7 विभाग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार के विसर्जितम होते हैं? 2, 5, 4 या 3। तो कर्नाटक संगीत में 3 प्रकार के विसर्जितम होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 3। कौन कौन से होते हैं? कृषय विसर्जितम, पतांक विसर्जितम और सर्पणी विसर्जितम। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागनी वर्गीकरण में हनुमत मत के अनुसार कितनी रागनियाँ हैं? 10, 32, 36 या 30। तो रागनी वर्गीकरण के अनुसार हनुमत मत में 30 रागनियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य सप्तक में संगीत के माँ स्वर की आवृत्ति डैश होती है? 360, 320, 300 या 384। तो मध्य सप्तक में संगीत के माँ यानी मध्यम स्वर की आवृत्ति जो है वो 320 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। डिसिप्लिन 2 के साथ हम पहुंच चुके हैं डिसिप्लिन 3 पर। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी भावास इमोशन वर डिस्क्राइब बाय भरत मुनि इन हिज टेक्स्ट नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कितने भाव प्रकट हुए माने हैं? कितने भाव माने हैं? 36, 49, 7 या 9। तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 49 भाव का वर्णन किया है, 49 भाव माने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लय में बंधी रचनाओं को डैश गान कहते हैं? आलप्ति, अनिबद्ध, प्रबंध या निबद्ध। तो लय में बंधी रचनाओं को निबद्ध कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा निबद्ध गान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैठक गान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक पारंपरिक रूप है जिसकी उत्पत्ति डैश के दरबार में हुई थी? मौर्य साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य। तो बैठक गान की जो उत्पत्ति है वो मुगल साम्राज्य में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कॉर्ड्स आर कॉर्ड्स दैट हैव अ डैश साउंड। प्रमुख राग वे होते हैं जिनमें ध्वनि होती है सैड और मेलांखोलिक, उदास विषाग्रता, मिस्टीरियस ऑफ अनसॉल्व्ड, रहस्यमय और अनसुलझी ध्वनि, या ब्राइट हैप्पी, उज्ज्वल और प्रसन्न, या टेंस एंड अनस्टेबल, तनावपूर्ण या अस्थिर ध्वनि। तो प्रमुख राग वे होते हैं जिनकी ध्वनि ब्राइट एंड हैप्पी यानी उज्ज्वल और प्रसन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मधुवंती डैश थाट से संबंधित है? मारवा, तोड़ी, भैरवी या काफ़ी। तो राग मधुवंती जो है वो तोड़ी थाट से संबंधित राग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राग अलहिया बिलावल में कौन सा स्वर शुद्ध और कोमल रूप से प्रयुक्त होता है? ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद। तो निषाद स्वर जो है वो अलहिया बिलावल राग में शुद्ध और कोमल रूप में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंगास प्रेजेंट इन द शब्द ताल अलंकारास आर अनुद्रुत
डिनोटेड बाय द डैश। सप्तताल अलंकारों में मौजूद अंग अनुद्रुत किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सिंबल x के द्वारा, सिंबल u, सिंबल i या सिंबल 0। तो अनुद्रुत जो है वो सिंबल u के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे हम अर्धचंद्राकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मालकोंस का गायन समय डैश है? मध्य रात्रि, दोपहर, प्रातःकाल या सायंकाल। तो मध्य रात्रि जो है वो मालकोंस का गायन समय होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर डैश के शिष्य हैं? पंडित V.N. भातखंडे, पंडित रविशंकर, पंडित राम सहाय या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत खां के पिता डैश थे जो एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब या उस्ताद शाहमीर खां। तो उस्ताद विलायत खां जी के पिता जो है उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ये भी जो है एक रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्लाइड, ये जो है स्लाइड होगा, ठीक है। अ स्लाइड फ्रॉम वन नोट टू अनदर which can range from a simple span of 2 notes to a whole octave is called गिटकरी, मुर्की, घसीट या मीड। यानी एक नोट से दूसरे नोट तक की स्लाइड जो 2 नोटों की साधारण अवधि से लेकर पूरे नोट तक हो सकती है वो कहलाती है मीड। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्वरित वैदिक एंड लौकिक स्केल? स्वरित वैदिक और लौकिक स्केल में मुख्य अंतर क्या है? स्वरित वैदिक इज़ यूज्ड फॉर क्लासिकल म्यूज़िक ओनली वाइल लौकिक इज़ यूज्ड फॉर फोक म्यूज़िक। स्वरित वैदिक का प्रयोग केवल शास्त्रीय संगीत के लिए किया जाता है, जबकि लौकिक का प्रयोग लोक संगीत के लिए किया जाता है। दूसरा है, स्वरित वैदिक रिफर्स टू द स्केल यूज्ड इन वैदिक चैंटिंग वाइल लौकिक रिफर्स टू कंटेम्प्रेरी स्केल। स्वरित वैदिक से तात्पर्य वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त होने वाले संकेत से है, जबकि लौकिक से तात्पर्य होता है कंटेम्प्रेरी स्केल। तीसरा है, स्वरित वैदिक इन्वॉल्व्स माइक्रोटोन्स वेयर एज लौकिक डज नॉट। स्वरित वैदिक में सूक्ष्म स्वर सम्मिलित हैं, जबकि लौकिक में नहीं। चौथा, देयर इज़ नो डिफरेंस, दे आर द सेम, कि इसमें कोई भी विभिन्नता नहीं है, ये सभी सेम है, समान है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली राग के गायन और वादन का समय क्या होता है? रात्रि का द्वितीय प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर, दिन का तृतीय प्रहर या रात्रि का प्रथम प्रहर। तो रामकली राग का गायन और वादन समय दिन का प्रथम प्रहर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के किन अध्यायों में संगीत शास्त्र की चर्चा पाई जाती है? 20 से 30, 25 से 34, 28 से 36 या 28 से 34। तो नाट्यशास्त्र में आमतौर पर 28 से 33 में जो है संगीत की चर्चा की जाती है, लेकिन इन्होंने 28 से 34 माना है, तो इसको भी हम राइट मान सकते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस प्रकार का राइट आंसर जो है 28 से 34 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैं अभी ऊपर हम लोग देख लिए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, इसको चलिए आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ। डिसिप्लिन 2 का जो 14 नंबर क्वेश्चन था कि व्हाट टर्म्स बेस्ट कैप्चर साउंड यूनिक क्वालिटी दैट सेट इज अ पार्ट ऑफ द अदर साउंड। यानी कि कौन सा शब्द ध्वनि की अद्वितीय गुणवत्ता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जो उसे अन्य ध्वनियों से अलग करता है। तो इसमें इन्होंने जो है इसका राइट आंसर टिम्बर माना हुआ है, क्योंकि टिम्बर इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए, अगर सा की आंदोलन संख्या, ठीक है, सा की फ्रीक्वेंसी 240 है और रे की 270 है, तो आप इसको कैसे समझेंगे? इसकी आवृत्ति से ही तो जानेंगे कि जो है अगला स्वर जो है ऊंचा है या नीचा है, उसको स्वर उसकी आवृत्ति से ही आप समझ पाएंगे उस स्वर की ध्वनि को। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 होना चाहिए। और इस क्वेश्चन पर जो है कैंडिडेट्स ने
क्लेम किया हुआ है, आपत्ति की हुई है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये एक क्वेश्चन है अब तक का इस क्वेश्चन पेपर में, पार्ट था 5th 3rd के क्वेश्चन पेपर में अभी तक एक क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्शन वाला मिला हुआ है। तो इसको मैं अभी आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मेरा ध्यान अभी गया है इस पर, तो इसे आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हम कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोह और अवरोह में डैश स्वरों वाले राग को संपूर्ण कहा जाता है। तो 7 स्वरों वाले राग को संपूर्ण कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद जान थिरकवा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा या मुरादाबाद? तो उस्ताद अहमद जान थिरकवा का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। कल्याण, किरवाणी, आसावरी या खमाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 किरवाणी। किरवाणी एक राग है, जबकि कल्याण, आसावरी और खमाज ये सभी तीनों ठाट हैं, तो इसलिए किरवाणी अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामगान में गान संहिता के कितने भाग होते हैं? 6, 4, 5 या 2? अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सामवेद में गान संहिता के 4 भाग होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राग में राग के सार को दर्शाने के लिए मीड का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है? भैरव, भीम पलासी, दुर्गा या यमन? तो इन सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे उपयुक्त जो क्वेश्चन आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सेनिया ट्रेडिशनली नोन फॉर? ख्याल सिंगिंग स्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ओनली, लाइट क्लासिकल फॉर्म्स या ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल? तो ये क्वेश्चन जो है ये भी जो है एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, इस पर भी जो है कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। और वो क्यों किया हुआ है चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सेनिया पारंपरिक रूप से किसके लिए जाना जाता है? इन्होंने माना है ख्याल सिंगिंग के लिए, ख्याल गायन के लिए। क्या क्या जानते हैं सेनिया घराने को? आप सभी बताइए। नहीं जानते ना? इसको जाना जाता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए, यानी वाद्य संगीत के लिए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए, ना कि ऑप्शन 1। तो इस पर कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। तो अब तक हमें इस क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो कि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कितने क्वेश्चन हमें मिलते हैं ऑब्जेक्शन वाले। अब हम पहुँच चुके हैं डिसिप्लिन 4 पर, तो चलिए डिसिप्लिन 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजराना गांव किस ज़िले से संबंधित है? अजमेर, कानपुर, मेरठ या ग्वालियर? तो अजराना गांव जो है मेरठ से संबंधित है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम चतुर मलिक डैश से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे? तलवंडी घराने के, मेवाती घराने के, दरभंगा घराने के या ग्वालियर घराने के? तो पंडित राम चतुर मलिक जी जो है दरभंगा घराने के संगीतज्ञ थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दरभंगा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग आलाप इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज़? भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग आलाप निम्नलिखित में से किस शब्दावली को संदर्भित करता है? वोकल परक्यूशन को, यूज़ ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन को, निश्चित रचनाओं का उपयोग, फास्ट पेस्ड रिदमिक स्ट्रक्चर, तेज गति वाली लयबद्ध संरचना को, या नॉन मैट्रिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द रागा, राग का गैर मात्रिक अन्वेषण? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, राग का गैर मात्रिक अन्वेषण जो है वो राग आलाप को की शब्दावली को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने शास्त्रीय कंठ संगीत सीखने वालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? राग तरंगिणी, संगीतांजलि, संगीत मकरंद या संगीत रत्नाकर? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने संगीतांजलि ग्रंथ की रचना की हुई थी, जो कंठ संगीत सीख रहे थे उनके लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में कितनी श्रुतियों और स्वरों का उल्लेख किया है?
15 श्रुतियाँ 9 स्वर, 20 श्रुतियाँ 7 स्वर, 22 श्रुतियाँ और 19 स्वर या 22 श्रुतियाँ और 7 स्वर। तो शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में 22 श्रुतियाँ और 19 स्वर का उल्लेख किया हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। माइनर एंड मेजर थर्ड, द ऑक्टेव, द ट्रिटोन, परफेक्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें जो है भिन्न को चुनना है। तो मेजर थर्ड, ऑक्टेव और परफेक्ट फोर्थ एंड फिफ्थ तो होते हैं, लेकिन द ट्रिटोन नहीं होता, त्रिस्वर नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भातखंडे के अनुसार कितने थाटों में शुद्ध मध्यम है? 5, 4, 6 या 8? तो भातखंडे जी के अनुसार 6 थाटों में शुद्ध मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 6। बाकी जो 4 हमारे थाट बचते हैं उसमें तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक इफ़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग इज़ 100 हर्ट्ज़। ये पूछ रहा है कि गिटार के मूल तार की फ्रीक्वेंसी यदि 100 है तो उसके दूसरे तार की जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो कितनी होगी। तो गिटार के मूल तार की आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज़ है तो दूसरे तार की आवृत्ति 200 हर्ट्ज़ होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 200 हर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक संगीत के संदर्भ में उदात्त का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक उच्च स्वर, निम्न स्वर, वाद्य यंत्र या एक लय स्वरूप। तो वैदिक संगीत के संदर्भ में उदात्त का अर्थ होता है एक उच्च स्वर। ठीक है, ये जो है फर्स्ट शिफ्ट से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा घराना तिहाई पर बल देने के लिए जाना जाता है, जो एक प्रकार का लयबद्ध पैटर्न है जिसे 3 बार दोहराया जाता है? जयपुर, ग्वालियर, किराना या आगरा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जयपुर। अब आप कहेंगे जयपुर किस तरह से होगा? तो देखिए, जयपुर जो है नृत्य का घराना भी होता है और गायन का घराना भी होता है। ठीक है, ख्याल गायन का। तो नृत्य में जो है तिहाइयाँ नहीं होती, जबकि ख्याल में, गायन के घराने में तिहाइयाँ होती हैं। तो इस प्रकार इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कलिंगड़ा का संप्रकृति राग है? भैरव, मुल्तानी, पीलू या मारवा? तो कलिंगड़ा का संप्रकृति राग भैरव होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार और डैश कोमल राग भीम पलासी में है? धैवत, ऋषभ, गंधार या निषाद? तो गंधार और निषाद कोमल राग भीम पलासी में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अहमद जान थिरकवा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है मुरादाबाद में हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है इसी क्वेश्चन पेपर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां इज़ फेमसली कॉल्ड डैश द 20th सेंचुरी? पैरेट ऑफ इंडिया, स्वर गंधर्व, तानसेन या गंधर्व? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जी को 20वीं सदी में किस नाम से फेमस थे, किस लिए जाने जाते हैं? तो गुलाम अली खां को 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग विभास के आरोह अवरोह को पहचानिए। यहाँ पर सभी के आरोह अवरोह दिए हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मत में कितने रागों का उल्लेख है? 5, 12, 10 या 6? तो भरत मत में 6 रागों का उल्लेख होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित V.N. भातखंडे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता है कि इनका जन्म 1860 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले स्वर डैश कहलाते हैं? स्वयंभू स्वर, तीव्र स्वर, वर्ज्य स्वर या विकृत स्वर? तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले स्वर जो है स्वयंभू स्वर कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वयंभू स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाग जहाँ प्रबंध शुरू होता है उसे डैश कहा जाता है? ध्रुव, आबोग, अंतरा या उद्ग्रह? तो वह भाग जहाँ प्रबंध शुरू होता है उसे उद्ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर इन्होंने बिल्कुल सटीक माना हुआ है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अमीर खुसरो को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? कव्वाली के जनक, ख्याल के जनक, आधुनिक संकीर्तन के जनक या ध्रुपद के जनक? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के अमीर खुसरो जी को अक्सर कव्वाली के जनक के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कव्वाली के जनक। अब 4 के बाद हम पहुंच गए हैं डिसिप्लिन 5 पर, जो कि ये लास्ट सेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए इसे देख लेते हैं। धमार ताल का तिगुन किस बीट से प्रारंभ होगा? 10 सही 2/3, 4 सही 2/3, 5 सही 2/3 या 9 सही 1/3? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लाइकारी नाम से वो प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके चैनल में उसे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा। तो धमार ताल की जो तिगुन है वो 9 सही 1/3 मात्रा से प्रारंभ होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की एलिमेंट ऑफ द गत नोटेशन सिस्टम इज रिदमिक पैटर्न, द ऑर्डर ऑफ स्वरास, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या पिक्टोरियल सिंबल्स? तो गत नोटेशन सिस्टम जो है वो द ऑर्डर ऑफ स्वरास, स्वरों का क्रम होता है, स्वरों के क्रम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद शैली के गायन में किस ताल का उपयोग किया जाता है? 3 ताल का, 4 ताल का, तीव्रा का या धमार का? तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिए, ध्रुपद शैली के गायन में किस ताल का उपयोग किया जाता है, ये आप सभी को पता है कि खुले बोलों का जो प्रयोग होता है वो ध्रुपद में किया जाता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए, चौताल, लेकिन इन्होंने धमार ताल माना हुआ है जो कि रॉन्ग है। तो इस प्रकार इस पर जो है कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, चौताल, ना कि धमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल में, शिखर ताल में कितनी मात्राएं या ताल मात्राएं होती हैं? 14, 16, 17 या 12? तो शिखर ताल में 17 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। चारुकेशी, भैरव, धर्मावती या कोकिला प्रिया? तो इसमें जो असंगत है वो है भैरव। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने शुद्ध और विकृत के बीच 12 स्वरों के अस्तित्व को मान्यता दी है? किसने दी है ये मान्यता? कवि लोचन जी ने, वेंकटमुखी जी ने, शारंगदेव जी ने या मतंग जी ने? तो कवि लोचन जी ने शुद्ध और विकृत स्वरों के बीच 12 स्वरों के सम्मिलित करके उनको अस्तित्व प्रदान किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतियों का प्रयोग करने वाले प्रथम संगीतज्ञ कौन हैं? श्यामा शास्त्री, भरत, मतंग या शारंगदेव? तो श्रुतियों का प्रयोग करने वाले प्रथम संगीतज्ञ भरत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की है? ITC रिसर्च, संगीत रिसर्च अकादमी, गंधर्व महाविद्यालय, प्रयाग संगीत समिति या भातखंडे संगीत विद्यापीठ? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय होते हैं? तो नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैव अ टेंस एंड अनसूटेबल साउंड फॉर्म बाय द रूट नोट, अ माइनर थर्ड एंड अ डिमिनिश्ड फिफ्थ? यानी एक तनावपूर्ण और अस्थिर ध्वनि होती है जो मूल स्वर एक लघु तृतीय और एक समान पंचम से बनती है। 7th कॉर्ड, 7वां राग, डिमिनिश्ड कॉर्ड, मंदित राग,
माइनर कॉर्ड, लघु राग या ऑगमेंटेड कॉर्ड, संवर्धित कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डिमिनिश्ड कॉर्ड यानी मंदित स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थों में राग का उल्लेख सबसे पहले मतंग द्वारा लिखित ग्रंथ डैश में किया गया था? संगीत रत्नाकर, राग तरंगिणी, संगीत पारिजात या बृहदेशी। तो राग शब्द का सबसे प्रथम बार उल्लेख जो है बृहदेशी ग्रंथ में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक गान डैश संगीत का एक पारंपरिक रूप है? लोक, ख्याल, तराना या ध्रुपद। तो लोक जो है लोक संगीत का एक पारंपरिक रूप, बैठक गान लोक संगीत का एक पारंपरिक रूप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना बेतिया परंपरा से संबंधित है? दरभंगा घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना या किराना घराना। तो बेतिया घराने से संबंधित बेतिया परंपरा से संबंधित घराना जो है वो दरभंगा घराना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, दरभंगा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्ब्रेशन टाइम इज़ डिफाइंड एज। प्रतिध्वनि समय को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, द टाइम टेकन बाय साउंड टू फॉल टू एन इनऑडिबल लेवल। ध्वनि को अश्रव्य स्तर तक गिरने में लगा समय। दूसरा है, द एवरेज टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन टेकन बाय साउंड फ्रॉम ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सभी परावर्तक सतहों से ध्वनि द्वारा परावर्तन में लिया गया औसत समय। तीसरा, द टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच फ्रॉम सोर्स टू द एंड ऑफ द हॉल। ध्वनि के स्रोत से हॉल के अंत तक पहुंचने में लगा समय। या फोर्थ है, द टाइम टेकन बाय साउंड टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम साइड वॉल्स। ध्वनि के पार्श्व दीवारों से परावर्तित होने पर लगा समय। तो प्रतिध्वनि यानी रिवर्बरेशन जो होता है वो द टाइम टेकन बाय द साउंड टू फॉल टू एन इनऑडिबल लेवल होता है, यानी कि ध्वनि को अश्रव्य स्तर तक गिरने में लगा समय ही जो है रिवर्बरेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कव्वाली का जनक के रूप में जाना जाता है? हाफिज़ अली खां, अमीर खुसरो, उस्ताद आमिर अली खां या मियां तानसेन। तो ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है इसमें फिर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के डैश अध्याय में निबद्ध और अनिबद्ध गान का उल्लेख किया गया है? तो संगीत रत्नाकर के 4थे अध्याय में निबद्ध और अनिबद्ध गान का उल्लेख किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथुस्वामी दीक्षितर की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी, वेंग लक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी, अम्मल या सीताम्मा। तो मुथुस्वामी दीक्षितर की माता का नाम जो है सुब्बुलक्ष्मी अम्मल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत में फूंक वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? तो फूंक वाद्य यंत्रों को सुषिर वाद्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक वाद्य यंत्र है? सितार, हारमोनियम, व्यूला या तबला। तो व्यूला जो है वो वैदिक वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, व्यूला। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भातखंडे की थाट प्रणाली में कोमल ऋषभ के कितने थाट हैं? 8, 2, 4 या 5। तो भातखंडे जी की थाट प्रणाली में कोमल ऋषभ के 5 थाट होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 5। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने DSSB का जो पेपर हुआ था 3rd शिफ्ट में उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इस तरह से हम लोगों ने 3rd, 2nd और 1st शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है DSSB के। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।